ये फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। जून के तीसरे हफ्ते में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और 15 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। सूत्रों से खबर है जिन मंत्रियों के पास एक से ज्यादा विभाग हैं उनका विभाग बांटकर नए मंत्रियों को एडजस्ट किया जाएगा। खबर है कि जिन राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है वहां से मंत्री बनाए जाएंगे। शिवसेना और टीडीपी कोटे से दो राज्य मंत्री होंगे। बिहार से भी एक मंत्री हो सकता है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल के अलावा मुख्तार अब्बास नकवी और सौरभ पटेल को भी मौका मिल सकता है। 16वीं लोकसभा का पहला सत्र 4 जून से शुरू होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में विशेष सत्र की तारीख तय हो गई जो 4 जून से 12 जून तक चलेगी। शुरुआती 2 दिनों में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि 6 जून को स्पीकर का चुनाव होगा और फिर 9 जून को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संयुक्त भाषण होगा जिस पर 10 और 11 जून को चर्चा होगी। साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संयुक्त भाषण होगा जिस पर 10 और 11 जून को चर्चा होगी। साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई 9 जून से शुरू करने का फैसला हुआ है। सरकार ने कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर बनाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की है। कमलनाथ ही नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। नए स्पीकर चुने जाने तक कमलनाथ और 3 सांसदों का पैनल संसद की कार्यवाही चलाएंगे। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को पहले 100 दिनों का एजेंडा तय करने को कहा। साथ ही उन्होंने मंत्रियों को 3 मंत्र दिए। गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, डिलीवरी और नीतियों को लागू करना। उन्होंने कहा गवर्नेंस, डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट और तीसरा विषय उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन। कैबिनेट में नरेंद्र मोदी ने अपना 10 सूत्रीय एजेंडा रखा। जनता की उम्मीदें पूरी करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की व्यवस्था पर खास जोर देना और अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से निपटना शामिल है। बुनियादी ढांचे को सुधारना और निवेश को बढ़ावा देना मोदी के एजेंडे में है। इसके अलावा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ई ऑक्शन करवाएगी। सरकारी नीतियों में स्थायित्व पर जोर होगा और इस पर तय समय सीमा में अमल किया जाएगा। मोदी के एजेंडे में नौकरशाही का मनोबल बढ़ाना भी है ताकि नतीजों से डरे बिना अफसर काम कर सके। नए विचारों का स्वागत करने और काम करने की छूट देने की बात मोदी ने कही। साथ ही मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय बनाने पर जोर रहेगा। मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों से कहा कि वो अपने राज्य मंत्रियों को काम का बंटवारा भी कर दें। मोदी ने मंत्रियों से कहा कि राज्य सरकारों से आने वाली चिट्ठियों और सांसदों के साथ साथ आम लोगों के पत्रों को भी गंभीरता से लिया जाए। कैबिनेट बैठक में कई मंत्री बगैर लाल बत्ती वाली गाड़ी से पहुंचे। वित्त मंत्री अरुण जेटली, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जिन गाड़ियों में आए उसमें लाल बत्ती नहीं लगी थी। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि वो अगले 3 दिनों के अंदर देश के नाम संबोधन करेंगे। अभी तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में शिफ्ट नहीं हुए हैं और गुजरात भवन में ही रह रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि वो कल यानी 30 मई को 7 RCR चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा संसदीय सीट की सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। वो वाराणसी से सांसद बने रहेंगे। मोदी वडोदरा और वाराणसी दोनों ही सीटों से जीते थे और नियम के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी ही थी। मोदी सरकार के नंबर 2 मंत्री राजनाथ सिंह ने आज औपचारिक तौर पर गृह मंत्री का चार्ज ले लिया। मंत्रालय जाकर उन्होंने कार्यभार संभाला। अफसरों ने इस मौके पर गुलदस्ता भेंटकर उन्हें बधाई दी। गृह मंत्री के तौर पर पदभार संभालने से पहले राजनाथ सिंह ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को याद किया। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास गए और फूल चढ़ाए। राजनाथ ने गृह मंत्री का पदभार संभाला तो उनके डिप्टी होम मिनिस्टर किरण रिजिजू ने गृह राज्य मंत्री का चार्ज ले लिया। मंत्रालय जाकर रिजिजू ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। गडकरी मोदी सरकार में भूतल परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने जहाजरानी मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण राज्य मंत्री का कार्यभार आज संभाला। 27 मई को वो पहले ही सूचना प्रसारण मंत्री का चार्ज संभाल चुके हैं। टीडीपी कोटे से इकलौते मंत्री बनाए गए अशोक गजपति राजू ने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया। गजपति को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यादेश के जरिए नृपेंद्र मिश्रा को अपने प्रधान सचिव नियुक्त किया है। 27 मई को जब मोदी ने पीएम चार्ज लिया था तो नृपेंद्र उनके साथ थे। आपको बता दें, नृपेंद्र 1967 बैच के आईएएस अफसर हैं। ट्राई के अध्यक्ष पद से वो रिटायर हुए हैं। नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के लिए मोदी को अध्यादेश लाना पड़ा। दरअसल ट्राई के नियमों के मुताबिक नृपेंद्र को नई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी, लेकिन इन नियमों में बदलाव के लिए पीएम ने अध्यादेश लाकर राष्ट्रपति से मंजूरी दी। उधर नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि यूपीए सरकार जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अध्यादेश लाती थी तो बीजेपी ऐतराज करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक अफसर के लिए अध्यादेश लाया गया। केवल एक व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए अपने पहले ही दिन ऑर्डिनेंस को लेकर के आए, मेरे ख्याल से निंदनीय है और ये बताता है कि आगे भविष्य में किस प्रकार से ये लोकतंत्र के अलग अलग मर्यादाओं को कुचल करके शासन करने में विश्वास रखते हैं। मोदी ने अपने खास अफसरों को गुजरात से दिल्ली भी बुला लिया है। गुजरात से दिल्ली बुलाए गए अफसरों में सबसे मुख्य नाम है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जगदीश ठक्कर का। जगदीश ठक्कर मोदी के साथ 2001 से ही जुड़े हुए हैं। गुजरात से दिल्ली बुलाए गए अफसरों में मोदी के निजी सचिव रहे ओम प्रकाश सिंह, दिनेश ठाकुर और तन्मय मेहता भी हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी रणनीति बनाने के लिए इन भरोसेमंद लोगों को साथ रखना चाहते हैं। गुजरात के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करने की तैयारी में है। ये समिट हर साल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत पीएमओ के अफसरों को तैयार करने को भी कह दिया है। गुजरात में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन शुरू किया था। इसी तर्ज पर वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इंडिया का आयोजन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पहला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली में होगा। पहले समिट का इस इन्वेस्टमेंट समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। मोदी सरकार की अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला के एक बयान पर सियासी हंगामा मच गया है। नजमा ने कहा था कि देश का मुसलमान पिछड़ा जरूर है लेकिन अल्पसंख्यक नहीं है। नजमा ने कहा था कि सिर्फ मुस्लिमों के हित की बात क्यों, ये मुस्लिम कल्याण मंत्रालय नहीं बल्कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय है। मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है। तथ्य ये है कि अल्पसंख्यक तो पारसी हैं जिनकी आबादी लगातार कम हो रही है और उन्हें मदद की दरकार है। बवाल मचने के बाद अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि उनके कहने का यह मतलब था कि अल्पसंख्यकों में पारसी अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक। पारसी अल्पसंख्यक हैं। विद इन द अल्पसंख्यक में 6 अल्पसंख्यक हुए हैं अलग अलग समुदाय के, उसमें मुसलमान सबसे ज्यादा मेजर है। भले ही नजमा हेपतुल्ला ने सफाई दे दी हो, लेकिन कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री को अल्पसंख्यक का मतलब ही नहीं पता है। नजमा हेपतुल्ला जी माइनॉरिटीज लफ्ज के ठीक माने नहीं जानती हैं। अगर वो ये समझती हैं कि मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं आता तो उन्हें चाहिए प्रधानमंत्री से बात करें और मुसलमानों को माइनॉरिटी में से निकाल दें। शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब मोदी हैं तो फिर मुसलमानों को किस बात का डर नहीं है। मोदी जी जो है वो अपने बात के धनी है। मर्द की बात जो होती है वो एक हुआ करती है और इत्तेफाक से उनके नाम में भी नर लगा हुआ है। मर्द की जबान एक होती है, तो इसीलिए हमने नारा दिया है कि जब मोदी नर है तो हमें किस बात का डर है। मोदी की तारीफ करने के बाद शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बार ने मांगों की लिस्ट भी थमा दी। उन्होंने मोदी से मांग की है कि मुसलमानों को मिलने वाले पैकेज का 20% हिस्सा शिया जमात को मिले। अपनी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि उनका ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे उठाए गए हैं। स्मृति ने यह भी कहा कि काम के आधार पर उनका आकलन किया जाए। मेरे संगठन मैं इतना ही कहूंगी कि ये सारा विषय इसलिए शायद बनाया गया है ताकि मेरा ध्यान मेरे काम से दूर हट सके। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि मुझे मेरे काम के आधार पर आगे। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि पार्टी ने उनकी क्षमता को देखते हुए काम सौंपा है और वो काम बेहतर तरीके से करके भी दिखाएंगी। हमसे मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया क्योंकि कहीं न कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, अब कड़े कदम उठाने का समय आ गया है। अब इसके ऊपर ये चर्चा कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जो भी करना है हमें करना चाहिए।
अनुच्छेद 370 पर बवाल तब शुरू हुआ जब पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार 370 पर खुली चर्चा को तैयार है। इस पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भड़क उठे थे और कहा था कि 370 हटाने की सोची तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान के खिलाफ देश के कई इलाकों में विरोध हो रहा है। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उमर का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने नरेंद्र मोदी को फोन किया और पीएम बनने पर बधाई दी। मोदी के शपथ ग्रहण के बाद किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का यह पहला फोन था। चीन के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के बीच विदेश नीति को लेकर बातचीत हुई। मोदी ने चीनी पीएम से कहा कि वो चीन के साथ सामरिक और कारोबारी संबंध बढ़ाने पर जोर देंगे। मोदी और चीन के पीएम में हुई बातचीत के बाद फौरन यह खबर भी आ गई कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी 8 जून को भारत आएंगे। चीनी विदेश मंत्री यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को और नवाज शरीफ में 27 मई को हुई मुलाकात की सराहना की है। ओबामा प्रशासन ने कहा है कि बातचीत से दोनों पड़ोसी देशों के संबंध सुधरेंगे और इस बातचीत को जारी रखना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि ओबामा प्रशासन भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को तैयार है। इसकी जानकारी अमेरिका में भारतीय राजदूत ए जयशंकर को दे दी गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने फोन पर बात की और बधाई दी। और वहीं दूसरी ओर करारी हार के बाद कांग्रेस में पहली बार राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला गया है। केरल के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएच मुस्तफा ने तो राहुल को जोकर तक कह दिया और उन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफे की भी मांग की। केरल के वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेता टीएच मुस्तफा ने राहुल गांधी को पद से बेदखल करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि राहुल के चलते हम चुनाव हारे और अगर वो कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें जबरन हटा देना चाहिए। कांग्रेस नेता मुस्तफा ने यह भी कहा कि कांग्रेस की कमान अब प्रियंका गांधी के हाथों में सौंप देनी चाहिए और उन्हें ही कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल का व्यवहार जोकरों जैसा है और उनकी अगुवाई में पार्टी का भला नहीं होने वाला। राहुल गांधी पर अपने ही नेता के इस तरह के हमले से कांग्रेस सख्ते में है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एक सुर में मुस्तफा के बयान का विरोध किया है। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की वकालत की है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल को विपक्ष का नेता बनना चाहिए। उनका मानना है राहुल गांधी को फ्रंट में आकर लीड करनी चाहिए। यूपी में बीजेपी ने बिजली कटौती के खिलाफ पूरे प्रदेश में हल्ला बोल दिया है। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वहीं गाजियाबाद, मेरठ और मुरादाबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती के खिलाफ हल्ला बोला। अखिलेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि यूपी सरकार चुनावों के बाद से ही ज्यादा कटौती कर रही है। यूपी के बिजनौर में बिजली कटौती से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वाराणसी में बिजली कटौती से नाराजगी के बाद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बीजेपी विधायक श्यामदेव राय चौधरी की हालत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों ने उनका चेकअप कर उनसे अनशन तोड़ने की अपील की। करारी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी पर बदले की भावना से प्रदेश में बिजली कटौती का आरोप लग रहा है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सफाई देने आना पड़ा। कुछ लोग जानबूझ करके चुनाव के बाद आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग जानबूझ करके चुनाव के बाद आरोप लगा रहे हैं। वहीं अखिलेश ने यह भी बताया कि वो प्रदेश में लगातार बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2016 तक बिजली संकट दूर कर लिया जाएगा। गर्मी शुरू होते ही पानी को लेकर कानपुर में हाहाकार मचा। पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने जल विभाग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी त्यागपत्र दे दिया। सांसद चुने गए बीजेपी विधायक रमेश विधूड़ी और प्रवेश वर्मा ने भी विधायकी छोड़ दी है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक मामले में एक लड़के को विदेश में नौकरी दिलाई गई थी। बाद में ईरान में ही उसकी मौत हो गई थी। पोलावरम बांध के मुद्दे पर टीआरएस के बंद का मिलाजुला असर देखा गया। हैदराबाद में वाहनों की आवाजाही सामान्य रही। हालांकि तेलंगाना में बंद का खासा असर देखा गया। टीआरएस खम्मम जिले के कुछ गांवों को पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए देने का विरोध कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी कोटे से जितेंद्र अवार्ड को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार में डाक टिकट जारी किया गया है। मोदी की तस्वीरों वाले ये डाक टिकट 5-5 रुपए के हैं। इन चारों डाक टिकटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग पोज हैं।
अलीगढ़ में एक महिला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस महिला ने चुनाव के दौरान उन्हें पत्र लिखा था जिसमें मोदी को पीएम बनने के लिए शुभकामना भेजी गई थी। मोदी ने पत्र भेजकर आभार जताया। पंजाब के जलंधर के रहने वाले एक मोदी भक्त ने 7 साल बाद प्रतिज्ञा पूरी होने पर अपनी दाढ़ी कटवाई। अरुण खुराना ने 7 साल पहले प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन जाते वो दाढ़ी नहीं बनवाएंगे।